हेलो स्टूडेंट। आज अपन जहांगीर कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल कालीन जो चित्रकार थे या मुग़ल कालीन जो भी चित्रकला थी उसके बारे में अपन पढ़ चुके थे आगे स्टार्टिंग से। मुग़ल चित्रकला जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी आपको बताया था मैंने। 1526 ईस्वी में हुई थी। बाबर के समय से मुग़ल चित्रकला की शुरुआत हुई थी। और बाबर के बाद जो शासक आया था उसका नाम था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद जो शासक आया था उसका नाम था अकबर। अकबर के बाद जो शासक आया था जहांगीर। तो आज जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर तक अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब जहांगीर कालीन चित्रकला के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो जहांगीर कालीन कला, ठीक है, जहांगीर कालीन कला। तो जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। तो जहांगीर के जो बचपन का नाम था सलीम। ठीक है, अनारकली की कहानी सभी ने सुनी होगी और इसका बचपन का नाम था सलीम। सलीम इसका बचपन का नाम होने के पीछे भी कोई कारण है, कोई रीज़न है। उसका मुख्य कारण ये है कि अकबर के पुत्र सलीम का जन्म शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से हुआ था, जिसके कारण इसका नाम रखा गया था सलीम। ठीक है, ये देख लिया आपने, अनारकली से संबंधित है। फिर अकबर ने अनारकली को दीवार में चिनवा दिया था। इनकी कहानी ज़्यादा फेमस है, प्रेम कहानी। आज अपन देखेंगे कि जहांगीर जो है उसने शासन कब संभाला था। तो शासन उन्होंने संभाला था 1605 ईस्वी में और 1628 तक उन्होंने शासन किया था। ठीक है, ये समय था जहांगीर की चित्रकला का। आगे अपन देखते हैं। तो 1605 ईस्वी में जहांगीर ने मुग़ल साम्राज्य की बागडोर संभाली। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य की बागडोर संभाल ली। जहांगीर एक विद्वान, सहृदय, प्रति प्रेमी व कला उपासक प्रशासक था। ठीक है, ये विद्वान था, सहृदय था, प्रति प्रेमी था और कला का उपासक था। जहांगीर के काल में कुछ वर्षों तक अकबर शैली का अनुसरण होता रहा, लेकिन बाद में ये शैली छाया प्रकाश की अधिकता के नए तत्वों को लेकर परिवर्तित हुई। यानी शुरुआत में जो जहांगीर के समय जो पेंटिंग्स बनाई जा रही थी वो पेंटिंग्स अकबर कालीन शैली से प्रभावित थी। यानी उनसे अकबर कालीन जो चित्र थे उनका ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है, उनका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। और बाद में लेकिन क्या हुआ था कि छाया प्रकाश से एक नई शैली का प्रारंभ किया गया और छाया प्रकाश का प्रयोग इसमें ज़्यादातर किया गया था। अब इसके समय जो प्रमुख चित्रकार था या पहला जो चित्रकार माना जाता है वो है अक्कारिजा। ठीक है, अक्कारिजा इसके समय ईरानी चित्रकार था। ईरानी चित्रकार जहांगीर की चित्रशाला का प्रमुख था। यानी ये जहांगीर की जो चित्रशाला बनाया था, पेंटिंग स्टूडियो बनाया था, उसका जो हेड था अक्कारिजा। ठीक है, और अकबर का जो चित्रशाला का जो हेड था वो कौन था? ख्वाजा अब्दुस्मद। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाते समय बता दिया था। अब अपन देखेंगे कि अक्कारिजा की शैली भारतीयता से परिपूर्ण थी। ठीक है, अक्कारिजा की जो शैली थी वो किससे परिपूर्ण थी? भारतीयता से परिपूर्ण। यानी भारतीय शैली का प्रभाव उस पर ज़्यादा दिखाई देता है। तो अपन ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि उसके दसवंत के बारे में। तो यानी मुग़ल कला में भारतीयता का प्रभाव किसके कारण दिखाई देता है? तो दसवंत के कारण दिखाई देता है। पर यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अक्कारिजा की शैली की क्या थी? तो वो भारतीयता से परिपूर्ण थी, यानी भारतीय शैली से संबंधित थी। अब अक्कारिजा का जो पुत्र था उसका नाम था अबुल हसन। अक्कारिजा का पुत्र अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। ठीक है, ये जहांगीर का फेवरेट चित्रकार था और अकबर का जो फेवरेट चित्रकार था वो ख्वाजा अब्दुस्मद था। यानी चित्रशाला का अध्यक्ष भी वही था और प्रमुख चित्रकार या प्रिय चित्रकार भी वही था। उसने जो चित्र बनाया था जहांगीर का सपना, उससे काफ़ी वो प्रसिद्ध हो गया था। उससे प्रसन्न होकर अकबर ने उसको, इसकी बात अबुल हसन ने बनाया था, वो चित्र अबुल हसन ने बनाया था जहांगीर का सपना चित्र। यानी राजा को इसमें बड़ा चढ़ा के दिखाया था, जो भी इनके साथ है उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया सुल्तान को, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने इन अबुल हसन को उपाधि दी थी नादिर उल जमा। इसकी उपाधि से सम्मानित किया था।
आगे जो प्रमुख चित्र आएंगे उसमें अपन अध्ययन करेंगे। अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। ठीक है, देखो एक चित्रकार तो स्टार्टिंग में क्या आ गया, अक्का रिजा। ये चित्रकारों के नाम याद रखने पड़ेंगे अपन को। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, तो नंबर 1 तो हो गया अक्का रिजा, नंबर 2 हो गया अबुल हसन, अब नंबर 3 आ गया अपना उस्ताद मंसूर। ठीक है, उस्ताद मंसूर की क्या विशेषता है कि पशु पक्षियों के आकर्षक चित्र बनाता था। ठीक है, पशु पक्षियों के आकर्षक चित्र है जिनमें टर्की कॉक और बाज के चित्र विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, उस्ताद मंसूर किसके लिए फेमस था, पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए फेमस था। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए मुगल चित्रकला में कौन सा चित्रकार फेमस था या कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था, तो चित्रकार था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर यानी पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, और ये किसके दरबार में था, जहांगीर के दरबार में था। और इसके 2 प्रसिद्ध चित्र है, नंबर 1 तो है टर्की कॉक और दूसरा है बाज। ये 2 प्रसिद्ध चित्र है इनके। अब ये चित्र आपको ऊपर भी दे रखे हैं। ठीक है, ये चित्र दे रखे हैं आपको ऊपर यहाँ पे। ये तो है बाज पक्षी। ठीक है, बाज पक्षी, और ये है टर्की कॉक, ये वाला, ये ऊपर दे रखा है टर्की कॉक। ये टर्की कॉक से संबंधित है ऊपर वाले तीनों चित्र, बाकी ये अलग चित्र है। ये पशु पक्षियों के लिए फेमस था, और पक्षी चित्र में ये ज़्यादातर महारत हासिल की थी इसने। और इसके 2 प्रसिद्ध चित्र थे, टर्की कॉक और बाज, ये 2 प्रमुख चित्र थे। ठीक है, ये उस्ताद मंसूर के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1 तो हो गया अक्का रिजा, नंबर 2 अबुल हसन, नंबर 3 उस्ताद मंसूर। ठीक है, अब जो चौथा चित्रकार आएगा वो आएगा आगे बिशन दास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो आपका इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है जहांगीर के समय विभिन्न मनोभावों का चित्रण किया गया। यानी जो चेहरे के हाव भाव होते हैं या मन के जो विचार होते हैं उनको ज़्यादातर यहाँ पे चित्रित किया गया था। प्राय जहांगीर के चेहरे के पीछे प्रभामंडल अंकित किया जाता था। यानी जहांगीर का जो चेहरा बनाया जाता था उसके पीछे क्या बनाया जाता था, प्रभामंडल। अब अपन देखते हैं कि प्रभामंडल क्या है। प्रभामंडल होता है देवी देवताओं के सिर के पीछे आपने ज़्यादातर गोल घेरा देखा होगा। ठीक है, मानो ये किसी का भी चेहरा है। ठीक है, इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर से है कि बोर्ड की बात अलग ही होती है। मान लो ये किसी का चेहरा है। ठीक है, इस चेहरे के पीछे ऐसा गोलाकार घेरा बनाया जाता है, वो घेरा कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रभामंडल। ये जो गोल घेरा है पीछे वाला, ये गोल घेरा कहलाता है प्रभामंडल। प्रभामंडल को आभामंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो जहांगीर को महत्व देने के लिए जहांगीर के चेहरे के पीछे क्या बनाया जाता था, प्रभामंडल, यानी उसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जहांगीर चित्रकारों को अध्ययन के लिए बाहर भी भेजता था, यानी उनको पढ़ने के लिए इंडिया से बाहर भी भेजता था। ज़्यादातर वो ईरान भेजता था। ठीक है, पढ़ने गए बाहर चित्रकारों में, उसमें प्रमुख बिशन दास है। अब बिशन दास के बारे में देखते हैं आगे। बिशन दास ने ईरान में प्रशिक्षण लिया, यानी बिशन दास ने कहाँ प्रशिक्षण लिया था, ईरान में। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बिशन दास ने कहाँ प्रशिक्षण लिया था, तो ईरान में प्रशिक्षण लिया था। और ये किसके समय था, तो जहांगीर के समय था। जहांगीर ने इसको पढ़ने के लिए कहाँ भेजा था, ईरान भेजा था। उसने ईरान के शाह के लिए भी कई वर्षों तक चित्रण किया, जहाँ उसका बनाया हुआ शेख फूल सुफिसन चित्र विश्व प्रसिद्ध है। यानी ईरान के शाह के वहाँ शरण में रहते हुए या उसके दरबार में रहते हुए उसने बहुत सारे चित्र बनाए थे, कई वर्षों तक वहाँ पे कार्य किया। उसमें से उसका प्रमुख जो चित्र है वो है शेख फूल सुफिसंत। ये इसका प्रमुख चित्र है, किसका है, बिशन दास। ये एक पेंटिंग का नाम है शेख फूल सुफिसंत। ये चित्र किसने बनाया था, बिशन दास ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, टर्की कॉक और बाज किसने बनाया था, उस्ताद मंसूर। ये पहले ही अपन ऊपर ही पढ़ चुके हैं, टर्की कॉक एंड बाज। और आपको मैंने चित्र भी बताया था, ये ऊपर आपको चित्र भी दिख रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। नूरजहाँ
के विवाह के बाद चित्रकला के प्रति जहांगीर की रुचि बढ़ गई। यानी नूरजहाँ से उनकी मैरिज हो गई थी, विवाह हो गया था। विवाह होने के बाद जहांगीर की यानी चित्रकला के प्रति रुचि बढ़ गई थी। ठीक है, पेंटिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया था। मनोहर, उस्ताद मंसूर, अक्कारेजा, हसन, बिशनदास, गोवर्धन आदि इस समय के चित्रकार थे। यानी ये जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार है। नंबर 1 है मनोहर, दूसरा है उस्ताद मंसूर, नंबर 3 है अक्कारेजा, नंबर 4 है हसन। हसन मतलब अबुल हसन जो अक्कारेजा का बेटा था। फिर है बिशनदास, फिर गोवर्धन। ये प्रमुख चित्रकार हो गए अपने। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए, तो प्रमुख चित्रकारों के नाम आप ये बताओगे। नंबर 1 मनोहर, नंबर 2 उस्ताद मंसूर, नंबर 3 अक्कारेजा, नंबर 4 अबुल हसन, नंबर 5 बिशनदास, नंबर 6 गोवर्धन। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकृति प्रेम के कारण ही जहांगीर ने अपना खुला मकबरा बनाने के आदेश दिए। यानी जहांगीर को प्रकृति प्रेम था, उसको प्रकृति से ज़्यादा लगाव था, तो उसने अपने जो दरबारी थे उनको ये आदेश दिया कि मेरी जब मृत्यु हो जाए तो मेरा जो मकबरा बनाया जाए, टॉम बनाया जाए, वो टॉम ऊपर से खुला बनाया जाए, जिसके कारण मैं प्राकृतिक वातावरण को मरने की बाद भी देख सकूं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, उसके ख्याल थे, उसने ऐसा बोला था। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। इस काल को मुगल कला का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। यानी जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, सबसे अच्छा समय माना जाता है। और इसको स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण काल यानी जो अच्छा समय, स्वर्ण काल कह लो आप, चरमोत्कर्ष कह लो इसको। चरमोत्कर्ष भी वर्ड आ जाता है, कभी स्वर्ण काल आ जाता है या सर्वश्रेष्ठ समय आ जाता है। तो तीनों का मतलब यही है। ठीक है, तो वो समय चित्रकला की दृष्टि से मुगल कला में किसका रहा था? जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर ने अच्छा विकास किया था मुगल चित्रकला का। अब जहांगीरकालीन जो विषय दे रखे हैं चित्रों के, उन विषयों को अपन देखेंगे। तो उन विषयों को अपन देखते हैं। विषय देख लेते हैं इसके। तो विषय इसमें दे रखे हैं जहांगीरकालीन चित्रों के विषय। जहांगीरकालीन कला में प्रकृति व मानवीय भावों का समावेश हुआ है। यानी प्रकृति और मानवीय भावों का समावेश हुआ है। वही ऐतिहासिक ग्रंथ चित्रों का महत्व भी कम हो गया। यानी इसमें प्रकृति और मानव के जो भाव थे उनको ज़्यादातर इसमें इंक्लूड किया गया था। जबकि अकबर के समय क्या होता था, ऐतिहासिक ग्रंथों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, उन पे आधारित चित्र बनाए जाते थे। पर जहांगीर के समय ऐसा नहीं था। यहाँ पे ऐतिहासिक ग्रंथों का महत्व कम हो गया था और यहाँ पे किसको महत्व दिया गया था? तो एक तो प्राकृतिक वातावरण और मानवीय भावों यानी मन के विचारों को, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी गई थी। अब आगे देखते हैं अपन जहांगीर के बारे में। तो आगे इसमें दे रखा है कि इस काल में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित चित्रों को ही बहुत ही कुशलता से चित्रित किया गया। यानी इस काल में जो सामाजिक चित्र बने हुए थे, धार्मिक चित्र बने हुए थे, राजनीतिक चित्र बने हुए थे, उनको बड़ी कुशलता से यहाँ पे चित्रित किया गया था। यानी चित्रित करना या पेंटेड करना या बनाया जाना वही बात है। फिर है दरबारी विषयों का चित्रण शालीनता से हुआ। यानी दरबारी विषय जो बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? शालीनता से। यानी अदब कायदे में उनको बनाया जाता था, शान शौकत के साथ बनाया जाता था। ठीक है, फिर है आगे आमोद प्रमोद, आखेट, रथ यात्रा, रनिवास, उत्सव आदि विषयों के चित्र भी यथार्थता से चित्रित किए गए। यथार्थता मैंने आपको बताया था कि रियलिस्टिक, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। यथार्थता को अपन वास्तविक के नाम से भी जानते हैं, वास्तविक कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो वास्तविक यहाँ पे चित्र बनाए गए थे। पहला है आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद का अर्थ होता है यानी मीटिंग करना या कोई भी फंक्शन वगैरह करना, वो होता है आमोद प्रमोद से संबंधित। दूसरा है आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। यानी राजाओं को शिकार में भी शौक था।
और वो भी ज़्यादातर उनको पसंद आते थे। आमोद प्रमोद मैंने बता दिया, मनोरंजन से संबंधित कोई भी चीज़ें हो सकती है। आखेट यानी शिकार। रथ यात्रा, रथ की यात्रा करते हुए। रहनिवास, रहनिवास का मतलब होता है रानी का जो महल होता है, उसको भी यहाँ पे चित्रित किया गया था। उत्सव, कोई भी फेस्टिवल ले लो, कोई भी उनका त्यौहार ले लो, उसको ज़्यादातर यहाँ पे चित्रित किया गया था। चित्रों में मौलिकता है। चित्रों में मौलिकता यानी मन के विचारों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ये अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसने जो चित्र बनाए थे शुरुआत में तो वो अकबर के जो भी शैली थी उसका अनुसरण किया था। और अकबर ने ज़्यादातर जो चित्र बनवाए थे वो कैसे बनवाए थे, एक तो उसके दरबार से संबंधित थे, और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे अकबर ने, जो अच्छे व्यक्ति थे, उनके प्रतिष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे, उनके चित्र बनवाए थे। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्यक्ति चित्रों की शुरुआत कब हुई या कब मानी जाती है, तो वो अकबर के समय से मानी जाती है। पर उसको यानी ऊंचाई कब प्रदान की गई या अच्छे लेवल में कब आया, तो वो जहांगीर के समय अच्छे लेवल में आया था, यानी अच्छे लेवल में आया था जहांगीर के समय, यानी व्यक्ति चित्रों की बात कर रहे हैं। और फिर है जो अकबर के समय जो चित्र बने थे वो चित्र ऐतिहासिक ग्रंथों से संबंधित ज़्यादा थे, और जहांगीर के समय जो चित्र बने थे वो मौलिकता और प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित चित्र ज़्यादा बनाए गए थे। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। चित्रों के संयोजन में पूर्णता लाने के लिए सौंदर्य के सभी आवश्यक तत्वों का समावेश किया गया, यानी चित्रों को पूर्ण बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे सौंदर्य का समावेश किया गया। सौंदर्य के जो भी आवश्यक तत्व है उनको समावेश किया गया। सौंदर्य मतलब होता है सुंदरता, ठीक है, पेंटिंग में सुंदरता को दिखाना यानी ब्यूटी। जहांगीर के समय यूरोपियन चित्रों की अनुकृतियाँ की और चित्रकारों का ध्यान गया, यानी जहांगीर के समय जो पेंटर्स थे वो यूरोपियन चित्रों की अनुकृतियाँ बनाते थे। अनुकृतियाँ मीन्स क्या होता है कि कॉपी करना, यानी जो भी यूरोपीय चित्र थे, यूरोपीय चित्रों को देखकर वो उसकी नकल करते थे, उसको चित्र बनाते थे। यूरोपीय चित्र कैसे बनाए जाते थे, तो ज़्यादातर तेल चित्र बनाए जाते थे। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इयूरोपीय चित्रकला का प्रभाव किसके समय से दिखाई देने लगा, तो जहांगीर के समय दिखाई देने लगा। और ज़्यादा प्रभाव किसके समय था, सबसे अधिक प्रभाव किसके समय था, तो वो शाहजहाँ के समय था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। और यूरोपियन चित्रों में ज़्यादातर तेल चित्र बनाए जाते थे, और अनुकृतियाँ मैंने आपको बता दिया कॉपी करना, नकल करना किसी की, यानी अपन भी देख के या दूसरी चित्रों को देख कर क्या करते हैं, उसकी नकल करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। सभी चित्रों का आकर्षक व सुकोमल अंकन हुआ, यानी जो भी चित्र बनाए गए थे वो आकर्षक और सुकोमल थे, ठीक है, आकर्षक यानी आकर्षित करने वाले, सुकोमल यानी अच्छे लगने वाले, ठीक है। चित्रों में राष्ट्रीय जीवन के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं, ईसाई, यूरोपियन तथा अन्य विषयों का सुंदर चित्रण हुआ, यानी यहाँ पे राष्ट्रीय जीवन का चित्रण किया गया, राष्ट्रीय जीवन के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया गया। ऐतिहासिक घटना जो इतिहास से जुड़ी हुई होती है। ईसाई कला में यूरोपियन कला से संबंधित आ गया, ठीक है, ईसाई और यूरोपियन दोनों मिले जुले हैं। जो ईसाई धर्म से संबंधित है वो ईसाई कला है, यूरोपियन यानी यूरोप देश की कला। और अन्य विषयों को भी यहाँ पे सुंदर तरीके से बनाया गया था। अब जहांगीर कालीन जो चित्र है उनको अपन देखेंगे, तो वो चित्र बनाए गए थे, उन चित्रों की क्या क्या विशेषता रही, उन चित्रों के बारे में अपन अब देखेंगे। तो विशेषता में यहाँ पे दे रखा है जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषताएं। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषता अपन देखते हैं, कला की विशेषता या चित्रों की विशेषता। जहांगीर कालीन चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यांकन पूर्णतः भारतीय तत्वों से परिपूर्ण है, यानी जहांगीर कालीन जो चित्र बनाए गए थे वो प्राकृतिक दृश्य थे उसमें, और भारतीयता से परिपूर्ण थे, यानी भारतीय शैली का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। यानी शुरुआत तो इसकी ईरानी और राजस्थानी से हुई थी, मुगल कला की, और बाद में जो प्रभाव दिखाई देता है जहांगीर के समय, तो भारतीयता का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। और भारतीयता का प्रभाव ज़्यादा अकबर के समय से शुरू हुआ था, और सबसे अधिक प्रभाव जो दिखाई देता है वो जहांगीर के समय दिखाई देता है। चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव है, और चित्रों में यथार्थवादी प्रभाव है। यथार्थवादी मैंने आपको बताया था, वास्तविक चित्र, रियलिस्टिक,
अत्यंत बारीक रेखांकन व वस्त्रों में सलवटें और फरहान की बनावट दर्शनीय है। यानी उसमें बारीक रेखांकन किया गया था और वस्त्रों में सलवटें जो जैसे वस्त्रों में सलवटें पेंटिंग्स में दिखाई गई थी। फरहान का मतलब होता है, सलवटों से ही होता है मतलब, और फरहान में थोड़ा सा अंतर होता है कि जो हवा चलती है तो हवा से हमारे कपड़े क्या उड़ते हैं, तो उड़ते हुए कपड़ों की जो सलवटें दिखाई जाती है वो फरहान से दिखाई जाती है। ठीक है, जैसे अपन हवा आती तो हमके फहरा रहा है, ऐसे कुछ बोल देते हैं वर्ड। चेहरे में उभार के लिए महीन रेखाओं की पुनरावर्त प्रयोग से छाया या पर्दाज दर्शाया गया, जिसे खत पर्दाज कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे शेडिंग देने के लिए एक नई टेक्निक को प्रयोग में लिया गया। ठीक है, वो टेक्निक यहाँ पे कहलाई थी पर्दाज। किस नाम से कहलाई थी? पर्दाज। और पर्दाज में भी मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं, एक तो है खत पर्दाज और दूसरा है दाना पर्दाज। ठीक है, तो खत पर्दाज में क्या होता था, बारीक बारीक रेखाओं का प्रयोग करके वो क्या करते थे, शेडिंग देते थे, तो वो कहलाता था खत पर्दाज। खत पर्दाज में बारीक रेखाओं का प्रयोग और दाना पर्दाज में क्या होता था, किसका प्रयोग? छोटे छोटे बिंदुओं का प्रयोग। ये दोनों में अंतर था। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पर्दाज का काम कौन से मुगल शासक के समय या कौन सी मुगल कालीन कला में किया गया, तो वो किया गया था जहांगीर कालीन मुगल कला में पर्दाज का काम किया गया था। और पर्दाज में क्या होता है, छाया प्रकाश का प्रयोग होता है। और ये पर्दाज यहाँ पे दो प्रकार से प्रदर्शित किया गया था, नंबर 1 खत पर्दाज, नंबर 2 दाना पर्दाज। ठीक है, खत पर्दाज में बारीक रेखाओं का प्रयोग किया जाता था और दाना पर्दाज में छोटे छोटे बिंदुओं का प्रयोग किया जाता था शेडिंग देने के लिए, छाया प्रकाश दिखाने के लिए। शेडिंग का मतलब छाया प्रकाश। छोटे छोटे बिंदु लगाकर छाया दर्शाने को दाना पर्दाज कहते थे। ठीक है, ये अपन पहले बता चुके थे। छाया प्रकाश के कारण जहांगीरकालीन चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव आ गया। यानी छाया प्रकाश का प्रभाव है जिसके कारण क्या हुआ, जहांगीरकालीन चित्रों में 3D का इफेक्ट आ गया है। किसका इफेक्ट आ गया? 3D का, त्रिआयामी प्रभाव। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा द्विआयामी और त्रिआयामी। ठीक है, एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। 2D में क्या होता है, लंबाई एंड चौड़ाई। ठीक है, 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के साथ गहराई और मोटाई को दिखाना। वो किसके द्वारा दिखा सकते हैं गहराई और मोटाई को? चित्र में शेडिंग के द्वारा दिखा सकते हैं। वास्तव में जो चित्रकला होती है वो 2D होती है, क्योंकि जो पेज पे बनाते हो आप किसी पे या कैनवास पे बनाते हो तो वो 2D ही होता है एक्चुअल में, और 3D का उसमें अपन इफेक्ट दे सकते हैं, भ्रम पैदा कर सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं। एक्चुअल में जो चित्रकला होती है वो 2D होती है और मूर्तिकला होती है वो 3D होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकृति व प्राणियों के अंकन में अत्यधिक स्वाभाविकता आई। यानी प्रकृति और प्राणियों के अंकन में अत्यधिक स्वाभाविकता आ गई, उनको जैसा दिख रहा है वैसा बनाया गया। हाथियों के चित्रण में अजंता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यानी हाथियों का यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई थी, हाथियों का प्रभाव में अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। अब ये भी ध्यान रखना आप, अकबरकालीन जो चित्र थे, अकबरकालीन चित्रों में अजंता का प्रभाव नहीं दिखाई देता है और जहांगीरकालीन चित्रों में अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे हाथियों का जो चित्रण किया गया था उसमें अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। रेखाएं लयात्मक और प्रभावी हैं। रेखाएं लयात्मक और प्रभावी है। लयात्मक रेखा इस प्रकार की लहरदार रेखाएं होती है, उनको लयात्मक रेखाओं के नाम से जाना जाता है। चित्रों में सुपियाना रंग योजना सौम्य व हल्की है और आँखों को पीले लगती है। सुपियानापन का मतलब होता है साधु महात्मा जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़ों को यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। तो यानी जो सूफी संत होते हैं तो सूफी संत कैसे कपड़े पहनते हैं? ठीक है, ग्रीन कलर टाइप में वो कपड़े पहनते हैं सूफी संत जो होते हैं मुसलमानों के, तो वैसे रंगों को ज़्यादा यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी, उसी को सुपियाना रंगों के नाम से जाना जाता है। और जो हिंदुओं के जो साधु महात्मा होते हैं वो कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं? तो ऑरेंज कलर। ठीक है, ऑरेंज कलर को भी इम्पोर्टेंस दी गई थी क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू धर्म से भी जुड़े हुए थे ये दोनों। और जहांगीर मूलतः हिंदू राजकुमारी का ही पुत्र था। ठीक है, आमेर की जो राजकुमारी थी भारमली, उसको वो आगे जाके मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है,
आगे अपन देखते हैं इसमें जो रंग थे उनके नाम आए। हल्के गुलाबी, सफ़ेद, सोने व चांदी के रंगों का श्रेष्ठ प्रयोग किया गया। ठीक है, इन रंगों का प्रयोग किया गया। हल्के गुलाबी, सफ़ेद, सोने, चांदी, इन रंगों का श्रेष्ठ प्रयोग किया गया। चेहरे एक चश्म लेकिन भावपूर्ण है। नारी चित्रण भी इस काल में दिखाई देते हैं। ठीक है, इससे पहले नारी चित्रण कहीं भी दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे जो चेहरे बनाए गए थे वो एक चश्म बनाए गए थे, यानी जो चेहरे की बनावट थी वो एक चश्म बनाई गई थी, यानी एक आंख दिख रही थी उसमें। ठीक है, एक आंख यानी एक चश्म, दोनों सामने का फेस दिखता है तो वो कौन सा, दो चश्म। और एक आंख पूरी दिखती है, दूसरी आंख का चौथा हिस्सा दिखता है, सवा चश्म। एक आंख पूरी दिखती है, दूसरी आंख आधी दिखती है तो वो डेढ़ चश्म। ये वर्ड बार बार इसमें प्रयुक्त होते रहेंगे। और यहाँ पे नारियों का चित्रण भी मिलता है। ठीक है, और नारियों के ज़्यादातर चित्र मिलते हैं वो जहांगीर और शाहजहाँ के समय मिलते हैं। जहांगीरकालीन कला बादशाह रुचि व स्वभाव के अनुसार पल्लवित हुई, जिसमें प्रकृति व मानवीय भावनाओं को महत्व मिला। यानी जो जहांगीरकालीन कला थी वो बादशाह की रुचि के अनुसार पल्लवित और आगे बढ़ती रही। ठीक है, और इसमें प्रकृति और मानवीय भावनाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया था। जहांगीर को यानी प्रकृति ज़्यादा पसंद थी तो उनको ही ज़्यादा महत्व दिया गया था। पुरुष वेशभूषा में लंबा जामा, पटका व खिड़कीदार पगड़ी का बाहुल्य है, और स्त्री वेशभूषा में ओढ़नी को बढ़ावा मिला। यानी यहाँ पे वेशभूषा के बारे में भी बताया गया है। तो पुरुषों को यहाँ पे लंबा जामा पहने हुए दिखाया गया था। जामा यहाँ पे जो कुर्ता पहना जाता है उस कुर्ते के लिए आ रहा जामा वर्ड। ठीक है, पायजामा अलग होता है, जामा होता है। जामा वो होता है जो पायजामे के ऊपर पहना जाता है। पटका यानी कमर पे जो बांधने का जो कपड़ा होता है जिसमें कटार वगैरह रखी जाती है उसको पटका कहा जाता है। ठीक है, खिड़कीदार पगड़ी का बाहुल्य है। खिड़कीदार पगड़ी का मतलब होता है जो पगड़ी बनाई जाती थी, पगड़ी में ऊपर छेद रहता था, उसको खिड़कीदार पगड़ी के नाम से जाना जाता था। उसको ज़्यादातर यहाँ पे चित्रित किया जाता था। स्त्री वेशभूषा में ओढ़नी को बढ़ावा मिला, और स्त्रियों की वेशभूषा में ओढ़नी को बढ़ावा दिया गया था यहाँ पे। आगे देखते हैं इसमें। इस प्रकार के अनेक विशेषताओं से जहांगीरकालीन चित्र ईरानी प्रभाव से मुक्त हुए हैं और उनमें भारतीयता का समावेश है। इस तरीके से क्या हुआ था, जहांगीरकालीन जो चित्र थे उस पर पूरी तरीके से भारतीय प्रभाव पड़ गया था और ईरानी प्रभाव से वो मुक्त हो गए थे, और इस तरीके से भारतीयता का समावेश हुआ था। स्वाभाविकता व यथार्थता का उनका विशिष्ट गुण रहा है, यानी स्वाभाविक और यथार्थता उनका विशिष्ट गुण रहा है। स्वाभाविक मतलब जैसा दिखाई दे रहा है वैसा बनाया गया। यथार्थता का मतलब भी वही होता है, वास्तविक जैसा दिख रहा है वैसा बनाया गया था। ये आपकी जहांगीरकालीन जो कला थी ये आपकी समाप्त होती है। अब आगे जो आपका इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा शाहजहाँकालीन कला। इसको अपन कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, एक बार ऑनलाइन क्लास भी ले लो जो आपको पता लग जाए, और कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो तो आप मुझे बता दीजिए। कोई समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आपको